सो नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैं फिर से एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। कोई चार्ज पार्टिकल है, वो बैठा हुआ है, वो चार्ज पार्टिकल जंगल का शेर है, अपने चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। वो जो एनवायरनमेंट उसने क्रिएट किया उसकी एक लिमिट है कि यहाँ तक मेरा एरिया है। उस एरिया को कहते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी आएगा वो आएगा, चाहे वो चल रहा हो चाहे वो आकर के रुक जाए। ये जो शेर बैठा हुआ था अपने एरिया में उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा देगा। जो आया है टेस्ट वाला, अगर वो बैठा हुआ है, स्टेशनरी है, तो भी ये फोर्स लगाएगा, अगर वो चल रहा है तो भी ये फोर्स लगाएगा। क्लियर? ये बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फोर्स की। अब मान लीजिए यही चार्ज पार्टिकल है, यही शेर है, लेकिन इसको देखना है इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर को। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई शेर जंगल में बैठा है, उसका कोई एरिया नहीं है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी वो कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करता जब तक कि वो खुद चलने न लगे। जब तक वो चल रहा है तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है अपना, और जब वो चलना बंद कर दे तो उसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई बाहर से कोई भी जानवर आएगा, कोई चार्ज आएगा, तो ये जो पहला वाला चार्ज है ना, वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा तब, जबकि वो खुद चलता रहे। अगर टेस्ट चार्ज आकर के छुप के बैठ गया तो उसके ऊपर ये कोई फोर्स नहीं लगाएगा, भले ही वो उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बैठा हो, तब भी क्या करेगा, वो जो शेर था वो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। वो इंतज़ार करेगा जब तक चलोगे तब मैं फोर्स लगाऊंगा। क्लियर? तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला लिया गया है। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज किस पर लगाया गया? मूविंग चार्ज। इसके पहले ये नहीं पढ़ा था भाई मूविंग चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे, नहीं, मैग्नेटिक फोर्स लगाना है तो क्या होना, चार्ज कैसा होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए इन ए मैग्नेटिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, the electric charges moving in a magnetic field experiences a force while there is no such force on static charge। जब चार्ज स्टैटिक हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। किसमें? मैग्नेटिक वाले में। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग रहा होगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया है जो 3 डायमेंशनल है। आप अपने क्लासरूम के कॉर्नर में देख लीजिए। कॉर्नर में क्या होगा, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, एक x है, ये y है और ये z है। तीनों x y z क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी लग रहा है और वो है y डायरेक्शन में, एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। एक चार्ज पार्टिकल जो कि q है और पॉजिटिव है, वो क्या कर रहा है, वो इधर मूव कर रहा v डायरेक्शन में, और उसने क्या किया है, इस b से थीटा एंगल बनाया है। अच्छा, एक बात और, ये जो y और x है ना, वो सेम प्लेन में है। सेम प्लेन का मतलब इस बोर्ड वाले प्लेन में x और y बना दो, सेम प्लेन। इससे जो ऐसे आएगा या अंदर जाएगा वो सेम प्लेन नहीं होगा, बल्कि इस प्लेन से ही 90 डिग्री बना देगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो z है ना, वो y से भी और x से भी 90 डिग्री बना रहा। क्लियर? समझ में आ गया होगा। दिख रहे हो, ये ऐसे जाकर कैसे ऊपर गया। अब ये जो v वेलोसिटी से थीटा एंगल b से बना रहा है, वो इधर जा रहा था। इसका एक कंपोनेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अपने राइट में और लेफ्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो इधर एक ब्रेक होगा और इधर ब्रेक होगा। जिधर थीटा उधर कॉस, तो ये इधर क्या हो जाएगा, हाँ, v कॉस थीटा, और ये हो जाएगा v साइन थीटा। ये इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर आता है कि फोर्स लगता कितना है, वो समझिएगा। जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो होता है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी चार्ज की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा कहा गया कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मैग्नेटिक फील्ड के। और तीसरा कहा गया F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि V साइन थीटा के। क्यों V साइन थीटा, कॉस थीटा क्यों नहीं आया? एक्चुअल में ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, वो वेलोसिटी के उस कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो b के परपेंडिकुलर हो। ध्यान दीजिए, वेलोसिटी के
उस कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो कि बी के परपेंडिकुलर हो। अब एक बात बताओ, ये रहा बी, बी का परपेंडिकुलर कौन है? यही तो है 90 डिग्री पर, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो चार्ज पार्टिकल इधर न जा करके सीधे इधर ही जा रहा होता एक्स में, तो क्या वहाँ साइन थीटा आता? नहीं आता। सिंपल सी बात क्या होता, सिर्फ वी आ जाता। समझ गए ना? ये तो हम केस को इंक्लूड करने के लिए साइन थीटा ले लेते हैं कि भाई एग्ज़ाम में क्वेश्चन में हमेशा थोड़ी देगा कि भाई वी जो है एक्स के डायरेक्शन में जा रहा था, बी से परपेंडिकुलर बना के जा रहा है, ऐसा तो देगा नहीं। वो तो कहा नहीं, बी से 30 डिग्री एंगल पे जा रहा है, अब बताओ कितना फोर्स लगेगा। तो क्यों ना फॉर्मूले में उस चीज़ को भी इंक्लूड कर लिया जाए, इसलिए ये करते हैं। क्या वी एक्स डायरेक्शन नहीं, वी साइन थीटा है, ये थीटा, ये नहीं, ये तो क्रॉस किया है भाई हमने। क्रॉस करने मतलब इसका कंपोनेंट बना दिया इधर उधर, तो ये वैल्यू ख़त्म हो गई, ये बनाया। अब यहाँ से इन तीनों क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा और एक वो आएगा के की वैल्यू कांस्टेंट, और ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ जो के की वैल्यू होती है ना इसकी कांस्टेंट की, वो 1 आती है, इसलिए फॉर्मूला बन जाता है क्यू वी बी साइन थीटा। ये हो गया फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक बात देखो ध्यान से जरा, यहाँ क्या है वी बी साइन थीटा, क्या वी एक वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ है। बी एक वेक्टर क्वांटिटी, हाँ ये है, ठीक है। और थीटा क्या है? वी और बी के बीच का एंगल ही तो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। तो क्या ये यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा? यहाँ हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, वेयर वी क्रॉस बी इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा। When a vector is multiplied by vector and resultant is also a vector, then क्या होता है? वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट आता है ना, उसका डायरेक्शन होता है उन दोनों के जिनको मल्टीप्लाई किया गया उसके परपेंडिकुलर। क्या होता है भाई? बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझो। देखो मान लो ये एक मार्कर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, एक ये v हो गया, ये b हो गया, इनके बीच का एंगल थीटा। इनका रिजल्टेंट इधर इधर नहीं होगा, बल्कि दोनों से परपेंडिकुलर, दोनों से परपेंडिकुलर। दूसरे कलर का यूज़ कर लें, ये रहा, ये क्या है? ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। समझ गए? अब देखो बात समझ में आ जाएगी तुम्हें। यानी ये जो f होगा, ये f होगा v के भी परपेंडिकुलर, b के भी परपेंडिकुलर। तो इस f का जो डायरेक्शन बताया जाता है क्या होता है भाई? रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको दो रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, हाँ चलिए ध्यान समझिएगा। हाँ भाई, पहले समझो। ये जो मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अभी नोट कर लीजिएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है F, इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा V क्रॉस B, यानी V के भी परपेंडिकुलर और B के परपेंडिकुलर। ये दो तरीके से फाइंड किया जाता है, दो लॉ दिए गए, एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है फ्लेमिंग का, ये समझिए। इस तरीके से आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल बनाएंगे। चलिए प्रैक्टिस करिए, लेफ्ट लेफ्ट, राइट नहीं लेफ्ट। और ये जो थंब है, दिस इज डिनोटेड F, फोर्स, F B I, F B I, F is the force, direction force, B is the
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड आई इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज। वी एफ बी आई लगाइए या फिर या वी लगा दीजिए। तो ये हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए एफ बी और आई दोनों के परपेंडिकुलर है। सेकंड रूल क्या है, वह है राइट हैंड पाम रूल। इस तरीके से राइट हैंड पाम रूल बनाएंगे। राइट में ये हो गया थंब, ये 4 उंगलियां और ये पाम। तो एफ बी आई, एफ बी आई, एफ इधर हो गया, ठीक है, बी इधर हो गया और आई इधर हो गया, ठीक है। इस तरीके से होता है, क्लियर है। तो इस तरीके, लेकिन आप कौन सा अप्लाई करेंगे, आप हमेशा लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इस तरीके से बनाइए, लेफ्ट बना लिया, एफ बी आई याद रहेगा, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई। इस तरीके से हमने क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लगाएंगे। अब आ जाइए इसमें स्पेशल केसेस पढ़ते हैं, ध्यान दो भाई, समझो समझो, पहले समझो, पढ़ते जाओ। अच्छा ये जो क्या कहते हैं, हाँ एफ को क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। एफ इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अब इसमें देखिए 3 केसेस हैं, ध्यान दीजिएगा। केस फर्स्ट, केस क्या भाई, फर्स्ट। पहला केस ले लेते हैं, इफ v इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, इसी फॉर्मूले में आ जाओ कि वी बी साइन थीटा में v की वैल्यू 0 करेंगे तो क्या f की वैल्यू 0 हो गई। देखिए क्या यहाँ से जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव ना कर रहा हो तो क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा, नहीं। मतलब आप जाइए और जंगल में छुप के बैठ जाइए तो आपके ऊपर शेर कोई अटैक नहीं कर सकता। लेकिन नेचर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, मैग्नेटिक फोर्स की, इलेक्ट्रिक फोर्स की नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स वाला फोर्स लगा देगा, समझ गए। तो ये क्या होगा, इफ चार्ज इज स्टेशनरी देन देयर विल नो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज पार्टिकल। क्लियर, बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा क्या है, इफ केस सेकंड देखते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180। सो थीटा, थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वी, मैग्नेटिक फील्ड एंड वी। तो अगर ये 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, और अगर थीटा 180 होगा तभी क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर बी वी वेलोसिटी, चार्ज का जो वेलोसिटी है v, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, उसी डायरेक्शन में, ये v जो है इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, एफ बी आई, ये जो आई चार्ज इधर जा रहा था ना वो इधर ही जाने लगे, या उसका उल्टा पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, यहाँ पर f की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इस केस में भी f की वैल्यू 0 होगी। तीसरा केस ले लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बताइए साइन 90 की वैल्यू 1 और वही मैक्सिमम होती है, इसका मतलब f क्या हो जाएगा, QVB, और यही क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स at an angle of 90 degree from magnetic field then maximum force will work on out। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। हमेशा याद रखो मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लियर, बात समझ में आ गई, सिंपल लॉजिक एकदम। FBI लगाना है, तीनों परपेंडिकुलर होंगे और एंगल किसके बीच में होगा, V और B के बीच में, हमेशा याद रखो V और B के बीच में होगा। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल लगवाते हैं इस पर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और इसमें है, वह है लॉरेंज फोर्स, है ना, इसको समझिए। अभी मैंने आपको क्या समझाया, कोई चार्ज पार्टिकल अगर कहीं पर स्टेशनरी में है और दूसरा चार्ज पार्टिकल वहाँ और है जिसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, तो ये जो मेन चार्ज है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है, उसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में कोई भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल लेके जाएंगे, चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे वो मूविंग हो, तो ये क्या करेगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। और अगर ये मूविंग है कंपलसरी, तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगा देगा।
ठीक है। तो लॉरेंज ने यही कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल कहीं पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा तो उस पर दोनों फोर्सेस लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। जब कोई चार्ज पार्टिकल है, ए चार्ज क्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के ही डायरेक्शन में क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। एफ ई इसलिए लिखा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखना है हमें। और मान लीजिए वही चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस है और मैग्नेटिक फील्ड में वो चल रहा है। चल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, स्टेशनरी नहीं है। ये तो स्टेशनरी में लगेगा लेकिन ये स्टेशनरी में नहीं लगेगा क्योंकि v इक्वल टू 0 हो जाएगा। उस वक्त उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी या क्यू वी बी साइन थीटा। लॉरेंज ने कहा कि दोनों क्या कर सकते हैं, एक साथ कंबाइंड उस पर एक्ट करेंगे। यानी उसने कहा कि जो नेट फोर्स होगा वो होगा एफ ई प्लस एफ एम मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहाँ से क्या आ सकता है, हम यहाँ पर जो दोनों का ऐड करेंगे तो Q तो कॉमन हो गया, ठीक है, तो यह आ जाएगा E प्लस वी क्रॉस बी। ये कहा लॉरेंज ने क्या, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट। वो जो चार्ज पार्टिकल है जहाँ गया वहाँ दोनों फील्ड थी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो उस वक्त इन पर जो फोर्स लगेगा उसे क्या कहेंगे, लॉरेंज फोर्स। अच्छा, मान लो वो जो चार्ज पार्टिकल गया वो चाहता है कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स न लगे, क्या करना चाहिए उसे, स्टेशनरी हो जाना चाहिए। जो चार्ज पार्टिकल गया, कहीं गया और वहाँ पर देखा कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगा हुआ है और वो चाहता है कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स न लगे, तो क्या करना चाहिए, उसे चुपचाप बैठ जाना चाहिए ताकि उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सही है ना। चलिए नोट करिए, इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो आइए न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, कह रहा है ए प्रोटॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 2.5 टेस्ला। यहाँ पर B की वैल्यू गिवन है 2.5 टेस्ला विथ ए वेलोसिटी ऑफ 1.5 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। यानी V की वैल्यू है 1.5 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फील्ड। तो देखो साफ साफ ये है, एंगल तो देखना ही है वो किसके बीच में गिवन है ये भी देखना है। वेलोसिटी का एंगल विद द फील्ड गिवन है, यानी सही एंगल गिवन है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड द फोर्स ऑन प्रोटॉन, सिंपल सा फॉर्मूला में लगा देना है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। Q की वैल्यू, प्रोटॉन है तो चार्ज कितना होगा 1.6 × 10⁻19, वेलोसिटी 1.5 × 10⁻7, B की वैल्यू 2.5 और साइन 30 यानी 1/2 है ना। सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको ये मिल जाएगा 3 × 10⁻12 न्यूटन। अच्छा, इसमें डायरेक्शन फाइंड करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी का डायरेक्शन में दिया नहीं हुआ। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना होगा तो FBI लगाएंगे, तो B और I का डायरेक्शन दे तो कि अपवर्ड जा रहा है, लेफ़्ट जा रहा है या नॉर्थ जा रहा है, कुछ तो बताए। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया, बस उसने दोनों के बीच का एंगल बताया है, वो एंगल हमने रख लिया। डायरेक्शन फाइंड करने का जो न्यूमेरिकल होगा वो सेकंड होगा। इसको देखिए, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, ध्यान दीजिएगा सब लोग, है ना। आइए इसको देखिए ध्यान से, कह रहा है एन अल्फ़ा पार्टिकल। सबसे पहले स्टूडेंट नहीं फंस गए कि सर अल्फ़ा पार्टिकल कह दिया, प्रोटॉन पे तो चार्ज याद था, अल्फ़ा पे चार्ज, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपल सी बात है। तो अल्फ़ा पार्टिकल पे क्या होता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके लिए जो Q की वैल्यू होगी वो 2 × 1.6 × 10⁻19, सिंपल, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁴, वेलोसिटी 3 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड है। इन ए रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला, B की वैल्यू 1 टेस्ला एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट ऑन द पार्टिकल, यानी F कैलकुलेट करना। अब देखो ध्यान दो ज़रा, ध्यान दीजिए। देखो सबसे पहले क्या बनाओ ना, नॉर्थ और साउथ वगैरह बना लो, ठीक है। तो इधर क्या होगा भाई, इधर हो गया वेस्ट और इधर
ईस्ट। अब चलो ज़रा इसको देखते हैं। वो कह रहा है इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। अब चलो क्या करते हैं ना, ऐसे बनाते हैं। चलो मैंने बना दिया, ये रहा x, ये रहा y, और जो z है वो इधर है। z का मतलब वो इधर नहीं होता, वो ऐसे है भाई। z इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम x एंड y बोथ। z क्या है, x से भी 90 डिग्री और y से भी। अब यहाँ 2D में डायग्राम ऐसे थोड़ी बन पाएगा, तो उसको कैसे बनाते हैं, उसको ऐसे बना देते हैं। क्लियर। वो कह रहा है कि जो v है ना, v वेलोसिटी क्या किधर फेंका गया, वर्टिकली अपवर्ड। तो चलो क्या करो, ऊपर फेंक दो, ऊपर फेंक दिया, यानी ये हो गया v का डायरेक्शन। ठीक है। कह रहा है रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ यानी पीछे से आगे अंदर जा रहा, बाहर से अंदर, अंदर यानी z वाला जो डायरेक्शन था ये वाला इसी डायरेक्शन में चल रहा, यानी अब ये इधर ना हो करके इधर होगा और ये होगा b का डायरेक्शन। अच्छा बताओ b और v के बीच के एंगल कितना है, 90 है। ये अंदर जा रहा है बना भले ही ऐसे है, लेकिन कैसे जा रहा है, अंदर। भाई देखो जो डायरेक्शन देखा जाता है वो तो पैरेलल हॉरिजॉन्टल देखा जाता है ना, ऐसे नॉर्थ साउथ, राइट में ईस्ट और वेस्ट, और फेंका कहाँ गया उसको, ऊपर। तो ये हो गया v का डायरेक्शन वेलोसिटी का, और मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ यानी पीछे से आया इधर गया, यानी ये रहा साउथ टू नॉर्थ। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन। क्लियर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड मैं ऐसे बना रहा हूँ, तो अंदर की तरफ तो यही बना पाऊँगा ना मैं, तो एंगल तो 90 डिग्री है, सिंपल। चलो अब यहाँ से आ जाओ, तो फॉर्मूला लगा दो भाई, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। Q की वैल्यू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। V की वेलोसिटी किलोमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे, 3 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻3। सही। B की वैल्यू कितना है, 1। साइन थीटा साइन 90। यही चीज़ स्टूडेंट गड़बड़ कर देंगे यहाँ पर। क्लियर है। दूसरी बात, आ जाओ भाई, डायरेक्शन अभी नहीं हुआ, इसका जो आंसर फाइंड करेंगे वो तो ये आ जाएगा न्यूटन में, लेकिन अभी हमने फोर्स का डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, F B I, I का मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन। हाँ तो V, I का मतलब V, तो लगाओ V किधर है, ऊपर, ऊपर लगा दिया, चला गया, ये ऊपर चला गया। B किधर है, अंदर। देखो B अंदर जा रहा है मेरा, सही है, B अंदर भी जा रहा, V ऊपर आ गया, B अंदर जा रहा। F किधर जा रहा, लेफ्ट, और लेफ्ट में अगर F गया इधर, तो बताओ लेफ्ट के डायरेक्शन को क्या कहेंगे यहाँ, वेस्ट। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 9.6 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। ये लिखेंगे वहाँ, क्योंकि उसने I और B का डायरेक्शन दिया है। अगर वो I और B का डायरेक्शन न देता तो हम F का डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं थी। इज़ इट क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए नोट करिए इसको।